साल के अंत में चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे के आगे हैं और इसी बीच में बाइडेन का एक बयान वायरल होता है और उस बयान में कहा जाता है कि इंडिया और चाइना ये लोग xenophobic हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये xenophobic क्या होता है, किस प्रकार से हम लोगों को टैग किया जा रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। अंदर पक्ष और विपक्ष अनेक प्रकार के मुद्दों में उलझे हुए हैं। भारत के चुनावों में शुरुआती दौर में आपने सीएए को विधिवत रूप से लागू होते हुए देखा था, जब हमने ये सुना था कि भारत के अंदर किन किन देशों से कौन कौन आकर प्रवेश कर सकता है। इसके बावजूद भारत के लिए अमेरिका ने एक वर्ड यूज किया है और अमेरिका का वर्ड है कि हम विदेशियों से डरते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है जिसका नाम है xenophobic। परिचित प्रतिद्वंदी ट्रंप खड़े हैं। ट्रंप का पलड़ा बहुत भारी है क्योंकि इस समय बाइडेन को कड़ी टक्कर ट्रंप से मिल रही है। ऐसी स्थिति में बाइडेन को भारत, चाइना, रशिया, जापान अचानक याद आ जाते हैं और इनके अचानक याद आते ही बयान आता है कि ये वो लोग हैं जो विदेशियों से डरते हैं। लेकिन हमें देखिए, हम विदेशियों का स्वागत करते हैं। अब आपके दिमाग में राजनीति को थोड़ा सा समझने की सूझबूझ बढ़ गई होगी। जिससे फायदा होता है वो उन्हीं को ही अपनी तरफ से पहचान देता है। बाइडेन की छवि अमेरिका में जानी जाती है कि ये इमिग्रेंट्स के समर्थक हैं, विदेशों से आने वाले लोगों के समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी जो अमेरिका में लगभग 5 करोड़ से ऊपर है, अमेरिका की कुल आबादी जहां लगभग 33 करोड़ है, बाइडेन अपनी प्रवासियों को लेकर छवि के लिए जाने जाते हैं। वहीं ट्रंप अवैध प्रवासियों के सख्त खिलाफ माने जाते हैं, इतने खिलाफ कि वो ये तक कह चुके हैं कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो लगभग 10 लाख लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दूंगा। डिपोर्ट का मतलब है जैसे यूके अवैध प्रवासियों को रवांडा भेज रहा है, ऐसे ही अमेरिका मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए लोगों को, लगभग 10 से 11 लाख लोगों को हवाई जहाज में बिठाकर या तो उनके मूल देश में छोड़कर आएगा या किसी और देश में छोड़कर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की पॉपुलेशन में इतना बड़ा, यानी कि लगभग 10% से 12% के बीच में रोल प्ले करने वाले प्रवासी, अब प्रवासियों के साथ साथ अवैध प्रवासी भी, जिनसे सिंपैथाइजर जो वहां पर उनके रहते हैं, उनके मन में एक माहौल बनता है कि बाइडेन हमारे हितैषी हैं, हम यहां पर रह रहे हैं तो हमारे लिए बाइडेन काम कर रहे हैं। और ट्रंप के खिलाफ यह माहौल क्रिएट करना कि अगर ये सत्ता में आ गए तो तुम लोगों को यहां से हवाई जहाज में भर के बाहर फेंक आएंगे, इसी के लिए यह शब्द यूज किया। लेकिन अब वो कंपैरिजन किससे करें? मुसीबत यह है, इंडिया में इलेक्शन होता है तो इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान चलता है, चाइना चलता है, रशिया चलता है, अमेरिका चलता है। लेकिन अगर अमेरिका में चुनाव है तो अमेरिका से ऊपर कोई इकोनॉमी बैठी नहीं है। दुनिया में सबसे ऊपर बड़ी सी इकोनॉमी लेकर, लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेकर अमेरिका टॉप में बैठा है। अब वो किससे कंपटीशन करे? जब नीचे झांकता है तो उसे अपने से नीचे दूसरे पायदान पर चाइना दिखाई देता है, तीसरे पायदान पर जर्मनी दिखाई देता, जापान दिखाई देता है। तो चाइना और जापान दोनों को एक साथ लपेटा। तीसरे नंबर पर जर्मनी, जिसको अपना भाई समझ के माफ कर दिया, लेकिन 5वें नंबर पर उसे इंडिया दिखाई देता है। तो एक साथ इन देशों को लपेटते हुए रशिया का नाम तो वैसे ही अमेरिका लेना ही था। बोले देखो, हमसे नीचे की जो इकोनॉमी है वो हमसे नीचे क्यों है, यह समझाने का बाइडेन आज चुनावी सभा में प्रयास कर दिए। कहे कि ये लोग हमसे पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने देश में प्रवासियों को जगह दी है और ये लोग प्रवासियों से डरते हैं, विदेशियों से डरते हैं, इसीलिए ये लोग पीछे रह गए। बाइडेन का यह बयान स्वाभाविक रूप से उन लोगों को बुरा लगेगा जो वाकई में ऐसे नहीं है। इंडिया को तो निश्चित ही लगना चाहिए। अखबारों की सुर्खियां इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि जनाब इंडिया में विदेशी जितने साल शासन किए हैं, इतना अमेरिका में किसी ने शासन नहीं किया है। इंडिया में तो अंग्रेजों का शासन 200 साल रहा है, उससे पहले विदेशी आक्रांताओं के रूप में बहुत सारे अफगान, मंगोल, तुर्क इंडिया के अंदर शासन करने आए हैं। इंडिया के अंदर तो प्रवासियों ने आकर के ही शासन किया है। हमारी 75 साल की आजादी में भी हम आजाद भारत तब से बने हैं, तब से हमने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, श्रीलंका से आए हुए लोग और अफगानिस्तान से आए हुए लोग, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को बड़ी संख्या में इंडिया में एज ए शरणार्थी देखा है। उसके बावजूद भी ये लोग अगर हमारे लिए ये कह देते हैं कि आपकी तरक्की ना होने के पीछे का बड़ा कारण ये है, हम तो उल्टा रिवर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर, अगर आप 200 साल हमसे नाराज किए होते, हम पर राज ना किए होते, तो हो सकता है कि आज अमेरिका कहीं खड़ा ना होता। सोचिए, 200 साल हम पर शासन किया, उसके बावजूद आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। प्रेडिक्शन है सीईआरबी का कि इंडिया 2080 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया चाइना और अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2027 से 30 के बीच में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सोचिए कि अगर हमारे 75 साल की आजादी में हम इतना कुछ पा गए, हम पर अगर 200 साल की आजादी रही होती तो शायद आज अमेरिका टॉप 10 लिस्ट में भी ना होता। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे ऊपर, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हम पर ही। हमारी बिल्ली हमको म्याऊ कर रही है, हमसे लूटकर तुम अमीर बने हो। अमेरिकन असल में है क्या? अमेरिकन दुनिया का वो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन अपने आप को कहता है जहां दुनिया के सारे लोग पैसा कमा के रहने चले गए। माइग्रेंट्स ही वहां पर शासन कर रहे हैं। खुद बाइडेन आयरलैंड मूल के व्यक्ति हैं, आयरिश मूल के व्यक्ति हैं और वहां पर आज प्रेसिडेंट बनकर बैठे हैं। यह सत्य है कि चाहे सत्या नडेला हो या फिर दुनिया की जितनी भी बड़ी टॉप कंपनीज में काम करने वाले सुंदर पिचाई जैसे लोग हो, ये सभी लोग गए दुनिया भर से ही हैं और इन्होंने ही अमेरिका को ताकत दी है। लेकिन इस ताकत के बयान के चलते इंडिया के बारे में यह बयान कर देना कि आज आप लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप विदेशियों से डरते हो। भाई साहब, हमारा डरना भी आज हम अपने सेशन में बताएंगे और तो और हम उन लोगों का भी आप आज के साथ आपके साथ नाम लेंगे जिनको आपने अपने बयान में लपेट लिया। बेचारा जापान लेकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर से आपका पिछलग्गू बना हुआ है, चीखता भी आपसे पूछकर है कि पापा हम अपने पास एक बम बना ले, क्या आप उसको कह दिए कि विदेशियों से डरता है। लगभग लाखों की संख्या में विदेशी सैनिकों को अपने देश में रखने वाला जापान, उसको आप कह दे रहे हो कि आप हमसे डरते हो। यार, चुनाव जीतने के लिए बयान की मर्यादा का तो ख्याल रखो। रशिया के बारे में कहते हो, दुनिया के टॉप 10 लोगों के अंदर रशिया आता है जो इमिग्रेंट्स को अपने यहां रखता है।
सकता है। चाइना की बात करते हो, चाइना तो बेचारा खुद ही जनसंख्या के ओवर क्राउडेड होने से परेशान चल रहा है। हम भले उसे बेचारा कहें, लेकिन चाइनीज लोग इधर उधर फैलने स्वाभाविक है, आपके पास पहुंचने स्वाभाविक है, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर खूब राज किया। चलिए खैर, बाइडेन का चुनाव के समर्थन में दिया गया यह बयान उनके लिए बैकफायर कर रहा है, क्योंकि दुनिया के देशों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि सर चुनाव आपको जीतना होगा, हमको आप काहे घसीट रहे हो इस लाइन में कि हम डरते हैं विदेशियों से। तो आइए आज हम प्रयास करते हैं इस बात को समझने का कि ये जो तीन लोग आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनको एक साथ लपेटा गया है। इतना ही नहीं, जापान के जो किसीदा है, जिनको कि बाइडेन ने लपेटा है, उनकी अपनी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि वर्ड यूज कर दिया गया है चार देशों के लिए, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, कि तुम लोग जीनोफोबिक हो। जेनोफोबिक शब्द का मतलब होता है जो विदेशियों से डरता हो, ऐसा देश जो ऐसे लोगों से डरता हो, या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे लोगों से डरता हो जिनका अलग देश हो, जिनका अलग कल्चर हो, जिनका अलग एथनिक ग्रुप हो, ऐसे लोगों से डरने वाले लोगों को जेनोफोबिक कहा जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर जेनोफोबिक शब्द का अर्थ है विदेशियों, उनके रीति रिवाजों, उनके धर्म को नापसंद करने वाले लोगों से, अजनबियों या विदेशियों या किसी भी अजीब और विदेशी चीज से डरने को जेनोफोबिया कहा जाता है, और ऐसे लोगों को जेनोफोबिक कहा जाता है। बाइडेन ने यह हमारे लिए इलेक्शन कैंपेन में वर्ड यूज कर लिया। चीन की इकोनॉमी जो जल्दी ही अमेरिका को क्रॉस कर जाएगी, उसके लिए भी जेनोफोबिक वर्ड यूज कर लिया है। बाय द वे, मैं दुनिया की इकोनॉमीज का एक बार ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा। अमेरिका जहां 28 ट्रिलियन के साथ टॉप पर है, चाइना 18 ट्रिलियन के साथ सेकंड पर है, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन के साथ, जापान 4 ट्रिलियन के साथ, इंडिया 3.9 ट्रिलियन के साथ 5वें नंबर पर टिका हुआ है। इसी प्रकार से अगर टॉप 10 के लिस्ट में अगर आप देखें तो जो देश यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें रशिया एशिया का चौथा ऐसा देश है जो कि 11वें स्थान पर है, लगभग 2 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ में। अमेरिका, चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं टॉप 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा हम दोनों को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाना उजागर हो गया। कहते हैं कि अपनी लाइन को बड़ा करने के दो तरीके हैं, खुद मेहनत करके अपनी लाइन को और बड़ा कर लो, या फिर दूसरे की लाइन छोटी कर दो। अपनी लाइन और बड़ी है, कर नहीं पा रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर ये बात मेंशन की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने कहा है कि जो डेवलप्ड नेशन है दुनिया के, उनकी जो ग्रोथ रेट चल रही है वो बहुत ही एवरेज लेवल पर चल रही है। अगर हम देखें तो वो 3% के आसपास के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड के जो डेवलप्ड देश हैं वो एडवांस इकोनॉमी 1.6 1.5 के हिसाब से दुनिया में ग्रो कर रहे हैं। वहीं पर जो इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो 4 दशमलव के हिसाब से 4.4% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। तो डेवलप्ड देशों को डेवलपिंग देशों से बड़ी चिंता है। डेवलप्ड नेशंस में अगर हम अमेरिका को उठाकर देखें तो अमेरिका की इकोनॉमी 2.1% के साथ 1.7% के साथ जहां ग्रो करने वाली है, वहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज में चाइना और इंडिया को अगर फोकस किया जाए तो आप पाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी जहां 6.5% के हिसाब से ग्रो करने वाली है, वहीं चाइना की इकोनॉमी 4.6% के हिसाब से ग्रो करने वाली है। दुनिया के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, यानी कि डेवलपिंग नेशंस हैं। यह जेन्युइन माना जाता है कि जो देश कम विकसित हैं वो तेजी से विकास करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं वो थोड़ा धीरे विकास करेंगे। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट सबको जरूरी है, क्योंकि अंततोगत्वा दौड़ के अंदर जब कछुआ जीतता है तो उसके पीछे यह कहा जाता है कि ये धीरे धीरे ही छोटी इकोनॉमीज जब मेहनत करने लगी तभी आगे तक पहुंची। यही कारण है कि भारत पिछले 10 सालों में 10वें पायदान से 5वें पायदान तक इसी ग्रोथ रेट पर ग्रो करते हुए पहुंच गया है। आने वाले समय में भी अगर हम इतना भी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर गए तो अगले 5 से 7 सालों में हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे, और अगले 25 से 30 सालों के अंदर इंडिया, 25 से 30 नहीं तो 40 सालों के अंदर इंडिया दुनिया की पहली इकोनॉमी इन्हीं डेटास को लेकर अगर काम किया जाए तो होगी। ये इसी दर से ग्रो करते रहे और हम इस दर से ग्रो करते रहे तो इंडिया आने वाले समय में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकती है। ऐसी बातें अगर किसी देश को पता चले तो वो खुद को तेज ग्रो कराए, ये उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन दूसरे देशों पर टिप्पणी कर दे कि ये लोग पिछड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि इन देशों ने अपने यहां पर विदेशियों को जगह नहीं दे रखी। अमेरिका, आप दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक कंट्री हो जहां पर विदेशी दास्ता का इतिहास 200-250 साल पहले मिलता है। हम ताजा ताजा आजाद हुए देश हैं। हम पर जिसने भी शासन किया वो हमसे लूट कर ही लेकर गया है। आप लोगों ने जितना हमसे लूटा, क्योंकि गोरी चमड़ी के जो यूरोपियंस थे वही अमेरिका जाकर बसे। जो अमेरिका के नेटिव हैं उन्हें तो तुम लोगों ने किनारे लगा दिया। जो भी गोरी चमड़ी के लोग अमेरिका में फिलहाल दिखाई देते हैं, अमेरिका और कनाडा में दिखाई देते हैं, ये मूल रूप से यूरोपियंस ही हैं जो कभी वहां जाकर बस गए थे। वही यूरोपियंस जो कभी इंडिया पर आए थे और इंडिया को लेकर लूटने आए थे, लेकिन अमेरिका में जाकर के ये लोग इसे एज ए आइलैंड कंट्री बनाकर रहने लग गए। फिलहाल के लिए भारत का लूट पिट करके भी इस स्थान पर पहुंचना आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आपके बयान हम लोगों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने के प्रयास दिखाई प्रतीत होते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर वर्ल्ड की तमाम एजेंसीज इंक्लूडिंग यूएन तक मानता है कि इंडिया की ग्रोथ जबरदस्त है। चलो खैर, इंडिया की कहानी तो हम इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है। इन विचारों ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप तो इनके आनंद ले लिए। ये किसी का कुछ दिन पहले ही तो आपके कसीदे कस के अमेरिका से लौटे हैं। आप इन्हें भी ज़ेनोफोबिक कह दे रहे हैं। भाई मुझे पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन जापानी लोगों को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जापानी लोग बड़े नाराज हो रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए और क्या करे श्रीमान। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब अमेरिका ने हिटलर से नाराज होकर के जापान के ऊपर बम बरसा दिए थे, असल में जर्मनी, इटली और जापान एक साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इनके खिलाफ। ऐसे स्थिति में जापान ने हवाई आइलैंड पर अमेरिका के ही एक ठिकाने पर हमला कर दिया। अमेरिका जब तक युद्ध में नहीं था तब तक उसे कोई परवाह नहीं थी, वो लोगों को लड़ा के पैसे कमा रहा था। लेकिन जैसे ही यह घटना हुई, अमेरिका का दिमाग खिन्न हो गया। उसने कहा इन्हें अब मजा चखाना होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो प्रयोग करके न्यूक्लियर बम बनाया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसका उपयोग उन्होंने जापान पर ही कहा। जापान पर करके लाखों की संख्या में लोगों को पीढ़ियों तक बर्बाद कर दिया। इतिहास लेखकों ने जिस प्रकार से हिटलर को हत्यारा बताया है, असल मायने में अगर इतिहास कोई अनबायस्ड
सक्सेस्ड आदमी लिखे तो अमेरिका का भी नाम उसके अंदर लिखा जाएगा, लेकिन विजेता अमेरिका था या विजेता वेस्टर्न वर्ल्ड की वो देश थे जो कि परमानेंट सीट लेकर बैठे हैं, इसलिए हिटलर को तो मार्क कर दिया गया कि ये जिनोसाइड करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जिन जापानियों को एक बम से उड़ा दिया, उन अमेरिका के खिलाफ मार्केट में कंटेंट ही उपलब्ध नहीं होता कि कैसे उन्होंने एक बम से हजारों लाखों लोगों की जान ले ली, आने वाली कई पीढ़ियों को विकलांग कर दिया और पीड़ित कर दिया। खैर, अमेरिका का यह दर्द जापान पर इतना गहरा उतरा कि जापानी लोग हथियार छोड़कर घर में बैठ गए कि भाई अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो जापान जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चाइना, आसियान कंट्रीज, इवन इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था, धुआंधार युद्ध करता हुआ अपनी आक्रामकता के चलते उसने दुनिया पर राज करने के लिए लगभग एशिया समेटने का प्रयास कर दिया था, वो अचानक पीछे जाकर सिमट गया। और तो और वो इतना हिम्मतहार हो गया कि वो हाथ जोड़कर अमेरिका से कहा कि अब आप ही हमारे पालनहार हो, हमने आपके ऊपर हमला करके जो लेसन लिया वो हमारी कई पीढ़ियां पे करेंगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अब भविष्य में कभी वेपन ही नहीं उठाएंगे। हालांकि ये उस पर लादी गई शर्तों में से भी था, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर जो शर्तें लादी उसमें यह कहा कि देखो तुम सारी चीजें मुक्त कर दो, कोरिया को दो भागों में बांट दो, साउथ और नॉर्थ कोरिया कर दो, इसी प्रकार से चाइना और ताइवान को लड़वा दो, दुनिया के देश छोड़कर तुम अपने देश में वापस चले जाओ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका की फोर्स अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के बाहर कहीं रहती है तो उसका नाम जापान है। मेरे प्यारे साथियों, जापान की खुद की फोर्स इतनी प्रबल नहीं है जितनी जापान में इस समय अमेरिकन फोर्सेज रहती हैं। उसके बावजूद अगर जापानी लोग ये सुनेंगे कि बाइडेन कह रहा है कि हम ज़ेनोफोबिक हैं, भाई साहब कहते हुए आपको शर्माना चाहिए। अमेरिकन आपको यह सोचना चाहिए कि जापानियों का कलेजा देखिए, जिन लाखों लोगों की आप लोगों ने जान ले ली हो, उनकी जान लेने के बावजूद भी वो आपको पलक पायने बिछाकर रखते हैं, आपसे हर बात पर पूछते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं। आप कहते हो G7 में बोलो तो वो G7 में बोलते हैं, आप कहते हो कि यूएनएससी में नहीं रखेंगे, वो कहते हैं ओके, आप कहते हो कि यहां से खड़े होकर चाइना को गाली दो, कहते हैं ओके, आप जो कहते हो वो करते हैं। उसके बाद आप उनको इस तरह से कहते हैं, सर जी ये शोभा नहीं देता है, आपने जापानियों को क्यों लपेट दिया? चलो इंडिया तो फिर भी नॉन अलाइन मूवमेंट में था, ना तेरी ना मेरी, हम तो अपनी ढपली बजा रहे थे, लेकिन आपने जिस तरह से विचारों के साथ किया, भाई साहब सरकार के मतलब लोग जो है ना वो कसीदा के खिलाफ कसीदे कस रहे हैं कि साहब देखो आप जाकर बाइडेन से मिलकर आए हो और वो कह रहे हैं कि आप विदेशियों से डरते हैं। खैर कोई बात नहीं, बाइडेन का यह रिमार्क हो सकता है कि लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करे। बाइडेन ने अपने देश में प्रवासियों के पक्ष प्राप्त करने के लिए भले ही यह बात कह दी हो, लेकिन दुनिया भर के लोग इसे अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइडेन आप लोग आजादी का 200 साल से ऊपर का कालखंड जी रहे हो और चाइना और इंडिया और जापान जैसे देश तो मात्र 75 साल की आजादी जी रहे हैं, उसके बावजूद यदि आपके पीछे पीछे आ गए हैं, इसका मतलब ये आपसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। जो देश आपके देश को आकर के भी बड़ा बनाए वो भी इन्हीं के लोग थे, और ये लोग अगर अपने देश को इतना ऊंचा ले गए हैं तो बाइडेन आपको सोचने की जरूरत हो सकती है। खैर बाइडेन का यह बात तो एक तरह से बॉम्ब की तरह से गिरा चाइना जापान के अंदर। चाइनीज लोग भी बेचारे गजब फ्रस्ट हो रहे हैं। चाइना वाले कह रहे हैं कि सर जी आपकी बात मान ली हमने, हम ज़ेनोफोबिक हैं, हम डरते हैं दुनिया के लोगों से, हम एक जैसे ही लोगों को देखना चाहते हैं, हम उइगर मुसलमानों पर भी, हम जिनजियांग प्रोविंस के अंदर भी बहुत ज्यादा यातनाएं लोगों को इसलिए देते हैं ताकि वो लोग भी हम जैसे दिखें, हम मस्जिदें भी चाइना में इसलिए तोड़ते हैं ताकि वो चाइनीज आर्किटेक्चर में दिखाई दें। सब बात समझ में आती है, लेकिन एक बात बताओ सर, आप चाइना वालों से परहेज क्यों करते हो? आप इमिग्रेशन की बात करते हो, एक बात बताओ, हमने कुछ दिन पहले ही आपके खिलाफ ग्लोबल टाइम्स में ये लाइन लिखी थी, आप यहां पर 24 मार्च की कटिंग देख रहे हैं लास्ट ईयर की, जिसमें चाइना वालों ने अमेरिका वालों के बारे में कहा था कि ये लोग ज़ेनोफोबिक हैं, यानी कि अमेरिकन चाइनीज लोगों से डरते हैं और उनके खिलाफ विच हंटिंग करते हैं, यानी जानबूझकर टारगेट करते हैं। टिकटॉक जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के सामने आकर खड़ा हो गया है, आज अमेरिका का इंस्टाग्राम टिकटॉक के सामने पैरालाइज्ड फील करता है। आज टिकटॉक अमेरिका में सबसे ज्यादा चलने वाले एप्लीकेशंस में से एक है। आप टिकटॉक को बंद करने की बातें इसलिए करते हो क्योंकि वो चाइनीज लोगों ने बनाया है। आपकी बातों में कहने में और कथनी करने में बड़ा अंतर लगता है। हमारे बारे में आप कह रहे हो, खुद के बारे में समझो, आप चाइना वालों से कितना डरते हो। चाइनीज स्टूडेंट्स को आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि ये लोग आपके देश में आतंकवादी या जासूस बनकर आ गए हो। आपको यह डर लगता है कि एक दिन चाइना अमेरिका से आगे निकल जाएगा। चाइनीज लोगों से डरना बंद करिए, अपने बारे में सेखी बगाड़ना बंद करिए कि आप डरते नहीं हैं। आप लोगों के लिए पक्षधर है नहीं, आप लोग चाइना के खिलाफ एनी टाइम खड़े रहते हैं। चाइना ने इन्हें गजब लपेटा। बात करें इंडिया की, तो हमने तो इंडिया के बारे में आपको खूब अच्छे से बता दिया। इंडिया का इतिहास रहा है जी, लोगों को शरण देने में हम बहुत आगे रहे हैं। हम पर इन्वेडर्स आए उसका तो पूरा कालखंड है, अफगानी, मंगोल, तुर्क, ये तो सब हमारे पास आए ही इसलिए थे क्योंकि ये भूखे नंगे लोग थे, इनको पैसा मिलता नहीं था। सिल्क रूट के थ्रू जो इंडिया पैसा कमा के लाता था, चाइना का सिल्क बेचने भारत के जो व्यापारी जाते थे कुस्तुनतुनिया से होते हुए यूरोप तक माल बेचने, जो पैसा कमा के लाते थे, उन्हें लूटने के लिए जो रास्ते में बैठे अफगानी, मंगोल, तुर्क थे, इन्हें लगा कि इंडिया में बहुत पैसा है, चलो लूटने चलते हैं। और इसी क्रम में इंडिया में खूब सारे सिंधु नदी को क्रॉस करके विदेशी आक्रांता आए और यहां आकर के खूब पैसा लूटे, लेकिन जिनके पेट नहीं भरे वो यहीं आकर बस गए कि यार लूट कर लेके जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा, चलो यहीं रह लेते हैं। इस कारण से दिल्ली पर बहुत सारे लोगों ने शासन किया। दिल्ली पर शासन किया, शासन के बाद ये लोग चले गए, फिर तुम लोगों तक माल नहीं पहुंचा, तुम लोग भी वास्को डिगामा को लेकर घूमने चले आए कि चलो इंडिया कहां है। तुम लोगों ने भी 200 साल यार हम पर शासन कर लिया, उसके बावजूद भी आज हम अगर उठ गए हैं तो हम पर यह शब्द यूज करना जमता नहीं है। फिर भी सोचो, हमने सहायता प्राप्त करने के नाम पर चाहे पारसी आए हो या जोरेस्ट्रियंस आए हो, उन्हें 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में अपने देश में जगह दी है, अपने देश के अंदर उन्हें रहने का स्थान दिया है। और इतना ही नहीं, आज हमारे देश के अंदर चाहे सैम मानेकशॉ हो, चाहे जमशेदजी टाटा हो, चाहे धोमी जागीर बाबा हो, ये तमाम वो पारसी हैं जिन्होंने इंडिया में आजादी के बाद इतना नाम कमाया है। फिर भी तुम कहते हो कि यार इंडिया ने अपने देश में विदेशियों को जगह नहीं दी। अजी रहने दो, हमने इंडिया में आजादी के बाद से लेकर के आज तक भी बहुत सारे विदेशियों को जगह दी है। फिर चाहे पाकिस्तान से भाग के आए हुए प्रवासी हो, चाहे बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हो, चाहे म्यांमार से आए हुए हो, चाहे श्रीलंका से आए हो, चाहे नेपाल से आए हो, हमने अपने पड़ोसी मुल्कों से आए हुए बहुत से लोगों को अपने देश में जगह दी है। संख्या लाखों में है। आज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल जैसे राज्य ऐसे हैं जो कि विदेशियों की संख्या से पीड़ित हैं। आज भी हमारे देश में ऐसी हालात हैं कि जब भी सिक्योरिटी ब्रीच की घटना आती है तो हमें डाउट होता है कि जिनके पास नागरिकता नहीं है वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। फिर भी तुम हमारे बारे में ऐसी बात करते हो। यार हम तो प्रवासियों को बसाने के लिए सीएए जैसा बिल लेकर आते हैं, उस पर तुम्हें ऐतराज होता है, उसके बावजूद तुम ये कहते हो कि हम प्रवासियों से डरते हैं। हे अमेरिका, तुमको
बयान देते समय सोचना चाहिए, हे बाइडेन, तुम जो बयान दे रहे हो थोड़ा विचार करो कि ये तुम्हारी पॉलिसी से अलग है। खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें आईना दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। और तो और हम G20 जैसे इवेंट में वसुधैव कुटुंबकम जैसी बात करते हैं कि दुनिया एक है, हम दुनिया के लोगों को अपना घर मानते हैं और फिर कहते हो कि हम ऐसा सोचते हैं। चलो खैर कोई नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक। हमारा तो केवल दर्द जो है वो जापान के साथ जुड़ा हुआ है। वो जापान जो बेचारा खुद कह रहा है कि उसने 2000 से ज्यादा तो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह दे दी है, तुम उसको भी फिर घसीट रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं रशिया के ऊपर। रशिया यूक्रेन वॉर जब चला, ये बात सही है कि रशिया में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मास्को के अंदर टेरर अटैक का सामना करना पड़ा। बाइडेन और पुतिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो सकते हैं क्योंकि शीत युद्ध इन्हीं के कारण था। लंबे समय तक दोनों सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ते रहे। रशिया के केस में अमेरिका जो भी बयान दे, हम रशिया का पक्ष नहीं लेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने हिसाब से जवाब देना जानता है। लेकिन चुनावों में तुम्हारे द्वारा किया गया कृत्य अब पब्लिक में यह जाहिर होता है। जिस प्रकार से भारत में जब चुनाव होते हैं और चुनाव के मुद्दे तलाशे जाते हैं, हर देश के अंदर एक को पक्ष में और एक को विपक्ष में रखा जाता है। हमारे देश में जातियों को जातियों से, धर्म को धर्म से, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ा करके वोट में प्राथमिकताएं पाई जाती हैं। आपके देश में रंग को दूसरे रंग से, क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से, भाषा विदेशियों को स्वदेशियों से लड़ा करके चुनाव जीते जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली चुनाव सही और गलत का नहीं, प्रभावी लोगों का होता है। जिनका वोट बैंक ज्यादा होता है वे राज करते हैं। हालांकि ट्रंप पर आप भी वैसे ही करके फाइन लगाए जा रहे हैं जैसे कि किसी और देश में अपोजिशन के साथ होता है। एक बात और बता दें बाइडेन, आपकी चिंता केवल प्रवासी नहीं है। असल मायने में जो इस समय प्यू रिसर्च अपने डेटा प्रकाशित कर रहा है, उसमें से जो व्हाइट क्रिश्चियन वोटर्स हैं वो आप पर अपना फेथ खो चुके हैं। ट्रंप के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग निकलकर आ रहे हैं। बाइडेन की चिंता यह है कि खुद अमेरिकन बाइडेन को पसंद नहीं कर रहे हैं। यह प्यू रिसर्च का डेटा है जो कि ट्रंप के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन को लेकर के तुम्हारे मन में भय है वो होना लाजमी है, क्योंकि जहां तुम्हारी पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास है, वहां पर लगभग 5 करोड़ तुम्हारे यहां विदेशी रहते हैं। 5 करोड़ विदेशियों का वोट बड़ी संख्या माना जाता है। ऐसी संख्या में यह वोट इधर से उधर अगर हो जाए तो निश्चित ही तुम्हें इसका फायदा और नुकसान हो सकता है। और यह सत्य है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर के अमेरिका काफी लंबे समय से बैकलैश झेल रहा है, क्योंकि जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के बहस छिड़ती है। क्योंकि ट्रंप तो माइग्रेंट्स को एनिमल कहते हैं और कहते हैं कि इन्हें बाड़े में बंद कर दूंगा। अर्थात मैक्सिको से अगर वॉल क्रॉस करके कोई अमेरिका में आ रहा है तो मैं वॉल बना दूंगा, किसी को भी मैक्सिको से अमेरिका में नहीं आने दूंगा। तो जब ट्रंप के ऐसे बयान हो, ट्रंप यह कहते हो कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को जो अवैध प्रवासी आ गए हैं हवाई जहाज में भर के दूसरी जगह छोड़ आऊंगा, तो यह सब स्पष्ट होता है ये सारी वोट बैंक की लड़ाई है। कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन में नारे लगवाते हैं, खालिस्तानी नारे लगते हुए खुद भाषण देते हैं। यह दर्शाता है कि इलेक्शन दुनिया में बहुत कुछ करवाता है। अमेरिका वाले जब दुनिया के और देशों के इलेक्शंस को जज करने निकलते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जज करने निकलते हैं, तो वो इस आईने में जरूर बोल देते हैं कि देखिए इस देश में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। आप अपनी गिरबान में झांक कर देखिए, अमेरिका आपकी चिंता इमिग्रेंट्स है और इमिग्रेंट्स आपके लिए बड़ा मुद्दा है और इस चक्कर में आप इमिग्रेंट्स को लेकर बात करते हैं। कनाडा आप अपनी नजर झांक कर देखिए, आप खालिस्तानी समर्थकों के बावजूद भी वहां पर सिखों का वोट लेने के लिए, क्योंकि वहां पर लगभग 8 लाख के आसपास सिख हैं, 3 करोड़ की पॉपुलेशन में बड़ा नंबर है, आपको भी वहां पर जपनीत का समर्थन चाहिए, इसलिए आप भी ऐसी चीजें टॉलरेट कर लेते हैं। आज ये पब्लिक है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है सब जानना शुरू कर दी है। वसुधैव कुटुंबकम हम केवल बोलते नहीं है, मानते भी हैं। इंडिया वाले दुनिया की सारी खबर रखते हैं और उन खबरों में तुम्हारी जब पोल पट्टी खुलती है तो हमें खुद पर गर्व होने का मौका मिलता है। तभी तो अंकित कहता है कि वी आर इंस्पायरिंग इंडिया।